मध्य पूर्व में फिर से युद्ध की आहट हो रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, विस्तार से पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए, मध्य पूर्व का जो आसमान है अचानक एक बार फिर से युद्ध की आहट से अब भर गया है, जहां समुद्री रास्तों से लेकर तेल गलियारों तक हर मोर्चा तेजी से सैन्य टकराव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। होर्मुज़ जलद मरुमध्य के ऊपर अमेरिकी वायुसेना की असामान्य और भारी मौजूदगी ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया। आसमान में अमेरिकी टैंकर विमानों की बड़ी संख्या देखी जा रही है, जिनके साथ उन्नत लड़ाकू विमान सुरक्षा घेरे में उड़ान भर रही हैं। यह तैनाती सामान्य सैन्य गतिविधि से कहीं अधिक व्यापक मानी जा रही है, जो किसी बड़े अभियान की तैयारी का संकेत देती है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खुलकर सैन्य टकराव में बदलता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार ईरान ने जास्क द्वीप के पास एक अमेरिकी सैन्य जहाज को निशाना बनाते हुए 2 मिसाइलें दागी हैं। इस घटनाक्रम ने समुद्री सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं और क्षेत्र में तैनात सैन्य बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। तनाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि खाड़ी के देशों तक भी फैलता दिख रहा है। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान की ओर से बड़े पैमाने पर हमला किए जाने की खबर भी सामने आई। रिपोर्ट्स की अगर बात कर लेते हैं तो 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें, 4 ड्रोन दागे गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इन सभी हमलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इसके बावजूद यूएई को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। यही नहीं, इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के ठिकानों पर बड़े जवाबी हमले की संभावना भी जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह संघर्ष एक और अधिक गंभीर और व्यापक चरण में प्रवेश कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भी स्थिति को और तीखा बना दिया। माफ कीजिएगा। उन्होंने ईरान में सैन्य अभियान को सही ठहराते हुए कहा कि यह कदम जरूरी था ताकि ऐसे तत्वों को रोका जा सके जो परमाणु हथियार हासिल कर पूरे देशों को तबाह करने की क्षमता रखते थे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जा सकते, अन्यथा परिणाम बेहद खतरनाक हुए। ट्रंप ने अब आगे दावा किया है कि यह युद्ध उनके अनुसार प्रभावी ढंग से चल रहा है और उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमता को बेहद कमजोर बताते हुए कहा कि उसके पास ना तो मजबूत नौसेना है, ना वायुसेना और ना ही पर्याप्त रक्षा प्रणाली है। इस बीच वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर भी इस तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, जहां बिटकॉइन 80,000 से गिरकर 78,000 तक पहुंच गया। यह गिरावट निवेशकों की बढ़ती चिंता और अनिश्चितता को दर्शाती है, जो इस बढ़ते सैन्य तनाव से जुड़ी हुई है। वहीं ट्रंप ने वेनेजुएला का जिक्र करते हुए वहां हाल ही में हुए सैन्य घटनाक्रम को लेकर दावा किया है कि संघर्ष बेहद कम समय में समाप्त हो गया, लेकिन अब वहां ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व से लेकर वैश्विक बाजार तक हर स्तर पर इस बढ़ते सैन्य तनाव का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। आने वाले समय में अमेरिका, ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के बीच उठाए जाने वाले कदम अब तय करेंगे कि यह स्थिति सीमित संघर्ष तक रहती है या फिर व्यापक युद्ध का रूप ले लेती है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय में आपसे कराती हूँ, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ चुके हैं। सुशील सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अनुज सर आपसे ही करूंगी। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि युद्ध कहीं ना कहीं अभी ठहराव की ओर है, रुक गया है, बातचीत का हमने दौर देखा, लेकिन अब जो युद्ध की आहट हो रही है, युद्ध की शुरुआत फिर से दोबारा से जो हो रही है, क्या लग रहा है कि अब फिर से हमले की आशंका बढ़ जाएगी, फिर से खतरे में पड़ जाएंगे देश? जी जय हिंद। देखिए, इसको थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जी। ईरान के पास, ईरान का मिलिटरीली बहुत नुकसान हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान इस बात को जानता है कि वो मिलिटरीली अमेरिका, इजराइल की कंबाइंड फोर्स के साथ
युद्ध नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा अमेरिका और इजराइल को तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग, और वो हार नहीं रहा है, इसलिए मुझे लगता है वो अपने आप को विजेता भी कहीं ना कहीं देख रहा है। उसके पास एक जो बहुत बड़ा लीवर बचा हुआ था, लीवरेज जिससे आप अपनी बातों को कर सकते थे, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वो दबाव डाल रहा था, और जब बातचीत या मीडिएशन की बात होती थी तब भी वो एक अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण की वजह से होता था। अब जो परिस्थिति इस ब्लॉकेड की वजह से हुई है, और न केवल ब्लॉकेड, इस ब्लॉकेड से आगे निकल करके उन्होंने बहुत जबरदस्त वहां पर एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। सैकड़ों उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट वहां लगा दिए हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बोन फोर्सेस वहां पर है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बहुत जबरदस्त वहां पर डिप्लॉयमेंट किया है, बहुत जबरदस्त बिल्डअप किया है, और अब उससे वो उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दबाव दो प्रकार से डाल रहे हैं। एक तो ये कि वो सेना के अपने कहा जाता है, कोई मेरे पास जिसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि 2 अमेरिकी युद्धपोत जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके शायद निकल गए हैं और गल्फ की खाड़ी में पहुंच चुके हैं। जहां तक सवाल इसका है कि वो क्या हासिल कर रहा है, अब उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर 87 देशों के जहाज हैं और उनकी सबको हम सुरक्षा देंगे, और ऑपरेशन फ्रीडम को इसको नाम दिया है। इससे क्या होता है, देखिए कि जो जितने ज्यादा देशों का आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो ईरान को एक उनकी तरफ एक पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा था, कि वर्ल्ड की ओपिनियन कहीं ना कहीं उनकी तरफ होती हुई नजर आ रही थी, वो दूर जा रही है। जिस प्रकार का हमला अब उन्होंने यूएई पे किया है, यूएई पे हमला क्यों किया ये जरूरी समझना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि लीवर उनके पास जो था सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। अब यूएई और सऊदी अरब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके फुजैरा के रास्ते, जो पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के रास्ते अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है और इससे ज्यादा असर इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड का कम हो जाता है, तो ईरान का जो रहा सहा लीवर है वो भी कमजोर पड़ जाएगा, और इस ब्लॉकेड का फिर पूरा का पूरा जो असर है, अधिकतर असर ईरान के ऊपर, ईरान की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो इस वजह से वो ये प्रयास कर रहे हैं, वो यूएई को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर यहां से एक ऐसा मार्ग खोलने का प्रयास करेंगे जो कि स्टेट को बाईपास करके जाएगा, तो उसके ऊपर हम हमले करेंगे। उन्होंने एक नक्शा भी इशू करा है, और उसमें कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा हमारा सॉवरेन एरिया है, हालांकि ये इलीगल है सारा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और साथ के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको नोटिस करने की है, कि साथ के साथ उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की, अब्बास अरागची ने। तो ये बातचीत भी इसलिए है कि उनको भी ये लगता है कि इसको वो बात दोबारा उसी लेवल की फाइट तक ले जाने में शायद सक्षम नहीं है, अगर करेंगे तो बहुत उनको नुकसान होगा। तो बातचीत का रास्ता भी वो खुला रखना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इशू, प्लीज मेरे को एक लाइन और बोलने दीजिए, वो एक इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि मुझे ये लगता है कि जो आईआरजीसी कंट्रोल्ड ईरान है उसका, और उनकी जो राजनीतिक लीडरशिप है, चाहे वो पजेश्कियान हो, चाहे वो गालिबाफ हो, या अरागची हो, उनके बीच में जो गैप है, खाई है, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस प्रकार से पजेश्कियान ने इन हमलों को कहा जा रहा है कि इन हमलों की निंदा करी है, खुद की, अपने देश के द्वारा किए गए यूएई पर हमले, क्योंकि अगर यूएई रिटेलिएट करना शुरू करता है, फिर ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखने की जरूरत है। तो शायद वो गैप बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये भी है कि सर जिस तरीके से हमला किया गया, और अब अमेरिका इजराइल भी इसका जवाब देने के लिए मुझे लग रहा है कि तैयार रहेगा। एक बड़ा जवाबी हमला यहाँ पर हो सकता है। सुशील सर, जिस तरीके से बात हो रही थी कि यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमला जिस तरीके से किया गया, हालांकि विफल रहा, अब क्या लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल है, ये एक बड़ा जवाबी हमला यहां पर देंगे? आशंका सर लग रही है जी। उनका एक कल इंटरव्यू बुक किया गया था, और उसमें उनसे पूछा गया था कि ये जो अभी जो मिडिल ईस्ट अब जो हो रहा है वेस्ट एशिया में, ईरान ने जिस तरह से किया है, तो उसका क्या मतलब है कि ये सीज फायर खत्म हो गया? तो ही उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया कि भाई मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी क्या पॉलिसी है, क्या करना है, हम उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन उसके इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने बाद में ये कह दिया कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इज ओवर। तो इसका मतलब बड़ा ही जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उससे बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा भी जब बातचीत चल रही थी उसके पीछे मैं ले जाना चाहूंगा ताकि वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने
ये नया ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है एस्कोर्ट कर रहा हूं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। हमें ये नहीं मालूम किस देश ने उनसे रिक्वेस्ट की थी इस ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन की। वन, और अभी तक शायद 2 जहाज वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां से निकाले हैं। एक कोरियन था और एक और जहाज आई थिंक वो नॉर्डिक कंट्री का था, और उसमें कोरियन अटैक हुआ कोरियन पर। अभी ये नहीं पता जा रहा है कि हमला हुआ या आग कैसे लगी है उसमें। और साथ ही साथ उन्होंने क्लेम किया कि जो है 6 या 7 जो फास्ट बोट हैं उनको उन्होंने डुबो दिया। ईरान ने ऑफकोर्स सबको डिनाई किया, लेकिन इन रिटेलिएशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएई के ऊपर हमला कर दिया। वहां पे उनकी जो रिफाइनरी है उसको वहां उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया। तो इंडिकेशन क्या दी ईरान ने कि अगर आप इस तरह जबरदस्ती खोलेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं और हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। और यूएई पर हमला करके उन्होंने उसको एक्सरसाइज करके दिखाया, जिसको यूएसए नहीं रोक पाया। दो, इजराइल ने यूएई को अपना एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसने कहा जा रहा है कि उसने उनकी सुरक्षा प्रदान की। जो बहुत सारे जो 3-4 क्रूज मिसाइल थी वो उनको उन्होंने रोक दिया उसको। तो अब जो है जो माहौल बनता जा रहा है वो बड़ा अजीब सा बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पीस वार्ता भी हो रही है। ईरान का 14 पॉइंट प्रोग्राम जो है अमेरिका के पास है, जो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हमारी पीस की बातचीत चल रही है, यूएस से भी बातचीत कर रहा है। और उसमें वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंसेस जो हैं आपस के उनको हम दूर करने की उसके विषय में बातचीत चल रही है, एंड वी होपफुल। इस तरह की भी बातचीत चल रही है दोनों तरफ से, ईरान भी बोल रहा है और उधर यूएस भी बोल रहा है। लेकिन साइड बाय साइड ये एस्केलेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज इस वक्त जो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय में कि ये इसी तरह से ये चलता रहेगा, हॉट एंड कोल्ड ब्लो दोनों तरफ से चलते रहेंगे जब तक कि ये रास्ता ना निकालना है। लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहने वाला है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ईरान जो है वो भी मिक्स सिग्नल दे रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो खैर शुरू से ही मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हम पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि ये लड़ाई हो। और लेकिन गल्फ कंट्रीज कोशिश ये कर रहे हैं कि एस्केलेशन ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ऊपर हमला, जब भी ईरान हमला कर रहा है यूएसए के ऊपर नहीं कर रहा, उनके ऊपर कर रहा है, तो खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो है सऊदी अरब ने और कतार ने अमेरिका को बोल दिया है कि भाई हम अपने एयर स्पेस या हमारे जो बेस हैं उनको आप ईरान के पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये गाज अल्टीमेटली टूटती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है चेस वर्क होता जा रहा है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट भी है चाइना की, वो भी एक एंगल है इसमें। तो इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू रहेगी, अनलेस इसमें जो है कहीं कोई किसी की गलती हो जाए और एस्केलेशन हो सकता है। लेकिन मुझे अभी इसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, अभी ये कंटिन्यूअस दिख रही है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल एक बयान भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के पास अनुसार 2 रास्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान या तो समझौता कर ले, या फिर दूसरा ये है कि हम आगे हमले करेंगे तो उसको झेलना पड़ेगा, या तो फिर वो मेरे हमले झेले। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 2 रास्ते ईरान की तरफ रख रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आगे की स्थिति क्या कुछ बन सकती है? शिवांगी, देखिए सबसे बड़ी जो बात है अब यहाँ पर जो परिस्थिति है उसमें मेरा ये मानना है कि जो समय है वो समय ईरान के खिलाफ मुझे लगता है बन रहा है। उसकी वजह बताता हूं आपको कि जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, देखिए जब शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 22% 24% एनर्जी का फ्लो होता है। उस एनर्जी के फ्लो के अल्टरनेटिव ढूंढ लिए गए हैं। इराक से नॉर्थ के रास्ते सीरिया होते हुए वहां से एनर्जी, तेल और गैस को निकाला जा रहा है। सऊदी अरब से रेड सी के रास्ते से निकाला जा रहा है। यूएई अपना और ओमान अपना यहाँ से इसको बाईपास करके निकाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पूरी तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो उसका अल्टरनेटिव मिल रहा है लोगों को। अब ईरान का जहां तक सवाल है उसके ऊपर लगातार आर्थिक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि ईरान का आयात निर्यात पूरा
इसके ऊपर निर्भर है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। उनके 65 से 75% जो जो आयात की जो आय है वो तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आती जाती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनने से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो ईरान है। इस वजह से वो चाहते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएं जिससे कि या तो ये और एस्केलेट हो, वरना बातचीत के टेबल, ये ना मैं आपको यही बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। एस्केलेट किया और उन्होंने प्रयास ये कर रहे हैं कि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पे आए। जो मैं बात बता रहा था, इंपॉर्टेंट इशू है कि जब उन्होंने अराक्ची ने इशाक डार से बात करी, वो उस चैनल को खुला रखना चाहते हैं, साथ के साथ वो मैसेज दे रहे हैं। ये देखिए, इजराइल ने जब से वहां पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, अब सबसे बड़ा शत्रु मेरे हिसाब से ईरान का जो है वो शिफ्ट हो गया है, उनका फोकस आ गया है यूएई के ऊपर, और वो यूएई पर लगातार हमले कर रहे हैं, जो मेरी समझ से वो एक स्ट्रेटेजिक एरर हो सकती है। अब क्या होने वाला है, देखिए कि उनके ऊपर आर्थिक दबाव बनता चला जाएगा, और शायद जो गैप मैं बता रहा था आपको आईआरजीसी में और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो गैप और मुझे अधिक गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर वहां से मुझे लगता है कोई ऐसा दबाव उनके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ेगा जिससे कि या तो ये पूरी तरह से एक जबरदस्त तरीके से फ्लेयर अप हो जाएगी। अभी भी ये उन्होंने कोई भी कहा जरूर है कि हमने अमेरिकी वेसल्स पे हमला किया, लेकिन वो हमला वास्तव में साउथ कोरिया के जो जहाज थे उनके ऊपर हुआ था। तो और उन्होंने 6 नाव का खत्म कर दी हैं जो उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, और उनके पास नेवी के नाम पे सिर्फ वही रह गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो परिस्थिति ईरान के लिए है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से उनके ऊपर बेहद दबाव बन रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्थिक दबाव ईरान बहुत झेल रहा है और बहुत लंबे समय से झेल रहा है। हालांकि झुकने के लिए ईरान तैयार नहीं है। आपने कहा कि एक मेज पर बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। अब आगे क्या स्थिति बनती है, क्या ईरान झुकने के लिए तैयार होता है, ये भी आगे हम समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से शर्तें रखना, बात न मानना, झुकना, मतलब कि ईरान झुकने के वो तैयार नहीं है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि अगर बातचीत संभव होने से कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो ज्यादातर अच्छा होगा। एक मेज पर अगर बैठकर दोनों देश आमने सामने बैठकर बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि ईरान अगर समझौता कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर खोल कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में, कुछ ही समय पहले का ये बयान मैं आपको बता रही हूँ। तो सर क्या लग रहा है आगे क्या स्थिति बनेगी? क्या ईरान बैठकर समझौता करेगा? क्योंकि आर्थिक दबाव में तो वो है और ईरान को खुद भी पता है। सुशील सर, देखिए बात यह है कि अब जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि दोनों सब साइड मिलकर के आपस में बैठे बातचीत करें, और जो समस्या का जो समस्याएं हैं, जो बीच में गैप है, क्योंकि गैप ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है दोनों की पोजीशंस में, तो लेकिन बातचीत के रास्ते से ही ये पता लग सकता है कि किसकी कितनी बड़ी ज्यादा गहरी रेड लाइन है, कितना कहां पर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और लेकिन उसके लिए जो है समय चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं ईरान से जो पहले भी नेगोशिएशन हुए हैं उसके लिए समय लगता है उनमें, और क्योंकि जो ईरानियन डिप्लोमेट्स आर वेरी बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, समझदार भी हैं और स्मार्ट भी हैं, और वो जानते हैं कि किस तरह से कहां पर एडवांटेज लिया जाए। तो उनके साथ में नेगोशिएट करना, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि मैं बंदूक की नोक पर नेगोशिएट करूं, वो मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। वो लोग जो है अपने मरने, उनको ऑलरेडी वो मरे हुए हैं और कितना मार सकते हैं आप उनको? अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या करेंगे आप उनका? भूखे मारेंगे ना, वो तो मर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो उनको जो आर्थिक हालत है उनकी ऑलरेडी बहुत खराब है, 40-50 साल से वो झेल रहे हैं, और तो वो भी, और वो रिजीम जैसा हम जानते हैं उसके बारे में, इट इज वेरी रिप्रेसिव। तो उनको जिस तरह से उन्होंने 50-60 दिन से पूरा तरह ब्लॉकेट किया हुआ है अपने मीडिया में, सब कुछ उसको ब्लॉकेट किया हो, तो आप इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो किस तरह की स्थिति तक जाने के लिए तैयार है। तो जहां तक आर्थिक समस्या की सवाल है उसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन वो किस हद तक वो पेन, उनका थ्रेशोल्ड क्या है पेन का, वो आई थिंक किसी को नहीं मालूम है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 50 साल से वो इसको भुगत रहे हैं। अब ज्यादा समस्या हो गई है, ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्या उनको बोल रहे हैं कि या तो आप जो मेरी शर्तें हैं उनको मान लीजिए,
या फिर मैं आपके पास बम कर दूंगा। अब बम तो उन्होंने पहले भी किए थे 40-50 दिन, बिल्कुल। अब कर देंगे तो अब क्या अंतर और पड़ जाएगा। तो जिस तरीके से अपनी केवल मेरी ही शर्तों पे आप बात मान लीजिए, ये नेगोशिएशन नहीं होते हैं, ये डिप्लोमेसी नहीं है। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को थोड़ा क्लाइम डाउन करना पड़ेगा मेरे विचार से। और सर बात तो क्योंकि दोनों की शर्तें जो है अनरीजनेबल है मेरे हिसाब से, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दोनों को मिडिल ग्राउंड पर आना पड़ेगा। तो सर वही बात है कि दोनों मिडिल ग्राउंड पर आ नहीं रहे हैं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात कर रहे हैं रखने के लिए, ना ही वहां पे ईरान, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की शर्तें मानने को लेकर तैयार नहीं है। माथुर सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या लग रहा है अगर शर्तें नहीं मानी जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि मैं जो शर्तें रख रहा हूं वो ईरान मान ले, और ऐसे में अगर नहीं मान रहा है तो ये क्या लग रहा है, ये जो सीमित संघर्ष तक ये बातचीत रहती है या फिर एक व्यापक युद्ध की शुरुआत भी अब यहां से होगी? ये देखिए, व्यापक युद्ध की संभावना से इनकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं ये होगा, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, अमेरिका और ईरान दोनों इस युद्ध को एस्केलेट करना नहीं चाहते, ये मेरा आकलन है। और दोनों नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े और इसमें लोग, क्योंकि देखिए, तो अमेरिका का जो अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, जो अमेरिका का काम का जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ईरान को आप इकोनॉमिकली ब्लीड करते चले जाएं। जो 47 वर्षों से इकोनॉमिक उनका उनको 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 दबाव था वो एक प्रकार का था, अब आपने उनका पूरा व्यापार रोक दिया है, उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो रही है, और ये बात उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जानती है, और यही वजह है कि उन दोनों के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप याद करेंगी शिवांगी, तो जो इस वर्ष के प्रारंभ में जो प्रदर्शन हुए थे वो प्रदर्शन इसी वजह से हुए थे कि वो बहुत ज्यादा वो गरीबी हो गई है, भूखमरी हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है वहां पर, लोगों के पास जॉब्स नहीं बचे थे, इस वजह से वो प्रदर्शन हुआ था। और उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को, अपने खुद के लोगों को इन्होंने मार दिया। तो ये वजह ये होगी कि शायद वहां पर एक उनके जो एक लीडरशिप है, एक सुन्नी लीडर है, उनका नाम है अब्दुल हमीद इस्माइल जाही, जो कि ईस्टर्न ईरान से आते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप इसको आपके आकाश पे शत्रु का कब्जा है वगैरह वगैरह। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फेयर एग्रीमेंट करने की ईरान को आवश्यकता है। ये इस तरह की आवाजें ईरान के अंदर से आनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर, अब यही समझना होगा बिल्कुल कि आगे ईरान क्या रुख लेता है, क्या स्टेप ईरान की तरफ से लिया जाता है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्टेप से ही आगे की कंडीशन जो है वो तय हो जाएगी। फिलहाल समय का अभाव है। सर, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने मुझे समय दिया, पैनलिस्ट ने मेरे साथ चर्चा की, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।